दोस्तों, एक तरफ दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, अमेरिका और ईरान के बीच में मिसाइलें तन चुकी हैं और ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट की आग पूरी दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर के भयानक दलदल में धकेल देगी। ग्लोबल इकोनॉमी से लेकर के सप्लाई चेन तक सब कुछ दांव पर लगा है, लेकिन जब पूरी दुनिया की नजरें इस विनाश पर टिकी थी, तब दुनिया की नजरों से बचकर के भारत ने एक ऐसा साइलेंट गेम खेल दिया है जिसने बीजिंग के अंदर बैठे ड्रैगन की नींद को हमेशा के लिए उड़ा दिया है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस विकसित देश ने कल तक अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया था, उसने अचानक से प्रधानमंत्री मोदी के प्लेन लैंडिंग से ठीक 24 घंटे पहले खालिस्तानी आतंकवादियों को कुचलने का फरमान क्यों जारी कर दिया है? इतिहास के अंदर पहली बार क्यों ऐसा हुआ है कि किसी हाई इनकम कंट्री ने अपने 57% बाजार को पहले ही दिन बिना किसी शर्त के पूरी तरह से टैरिफ फ्री करके भारत के कदमों में रख दिया है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या बंद कमरों में कोई ऐसी सीक्रेट डील हुई है जो पूरी दुनिया से बहुत ही सफाई के साथ में छुपाई जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महज 48 घंटे के इस छोटे से दौरे के बहाने प्रशांत महासागर, जिसे चाइना अपना आंगन समझता है, वहां उसे हमेशा के लिए दफन करने का एक नया चक्रव्यूह रच दिया गया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। दोस्तों, ये कोई आम खबर नहीं है जिसे आप न्यूज चैनल्स या टीवी चैनल्स पर देखते होंगे। ये एक ऐसी अंदरूनी कहानी है, कूटनीति का ऐसा मास्टरस्ट्रोक है जिसने अमेरिका को भी पूरी तरह से चकमा दे दिया है। आज हम उस डार्क सीक्रेट का पर्दाफाश करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। आज हम डिकोड करेंगे उस साइलेंट कूटनीति को जिसके जरिए भारत ने बिना एक भी गोली चलाए दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक और आर्थिक जंग जीत ली है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, और अगर आप लोग इस मामले में कुछ भी सोचते हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी बातें जरूर रखिए। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होने वाली है 10 और 11 जुलाई के उस मोदी के ऐतिहासिक दौरे से, जब हमारे प्रधानमंत्री का विमान ऑकलैंड के आसमान में एंट्री लेने वाला है। लेकिन दोस्तों, उनके पहुंचने से पहले ही माहौल में एक अजीब सी हलचल देखी जा रही है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक ऐसा भौकाल मचा दिया है जिसकी उम्मीद शायद किसी भी देश को नहीं थी। उन्होंने अचानक पूरी दुनिया के सामने घोषणा कर दी कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने जा रहा है, उसमें न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 57% सामानों पर पहले ही दिन से 0 टैरिफ लगेगा। जरा दिमाग पर जोर डालिए दोस्तों, और सोचिए, एक ऐसा देश जो अपनी इकोनॉमी और व्यापारिक नीतियों को लेकर के बेहद कंजर्वेटिव और सख्त रहता है, उसने अचानक से अपना आधा बाजार भारत के लिए इतनी आसानी से क्यों खोल दिया है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर कोई भी देश बिना किसी भारी दबाव, मजबूरी या बहुत बड़े भविष्य के फायदे के इतना बड़ा इकोनॉमिक सरेंडर कभी नहीं करता है। तो दोस्तों, इसके पीछे की असली वजह है एक नया ग्लोबल पावर गेम और एक ऐसा खौफ जिसने न्यूजीलैंड को अपना पुराना बॉस बदलने पर रातों रात मजबूर कर दिया है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ व्यापार, आयात निर्यात या कुछ बिलियन डॉलर्स का मामला है, तो आप पूरी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं। अगर ये सिर्फ एक बिजनेस डील होती तो न्यूजीलैंड की सरकार खालिस्तान जैसे बेहद संवेदनशील, जटिल और घरेलू राजनीति से जुड़े मुद्दे पर इतनी जल्दी यू टर्न नहीं लेती। दोस्तों, आप याद कीजिए, यही वो देश है जो हमेशा से भारत को मानवाधिकार, डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच का ज्ञान दिया करता है। जब भी भारत ने न्यूजीलैंड के अंदर बैठे सिख फॉर जस्टिस जैसे प्रतिबंधित संगठनों और उनके काल्पनिक जनमत संग्रह का कड़ा विरोध किया, तब इन देशों ने अभिव्यक्ति की आजादी का एक मोटा सा बहाना बना करके पल्ला झाड़ लिया। भारत लंबे टाइम से ये कह रहा था कि ये आतंकवाद का बीज है, लेकिन उन्होंने इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। तो फिर इस बार ऐसा क्या हुआ है कि क्रिस्टोफर लक्सन ने खुलेआम बिना किसी हिचकिचाहट के कैमरे के सामने आकर के ये मान लिया कि खालिस्तान मुद्दे ने भारत को बहुत दुख और भारी जान माल का नुकसान पहुंचाया है,
उन्होंने बेहद सख्त लहजे के अंदर ऐलान कर दिया कि उनके देश में हिंसा और आपराधिक व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आखिर दोस्तों, अचानक न्यूजीलैंड की पुलिस और खुफिया एजेंसियों को खतरे का एहसास कैसे हो गया? दरअसल दोस्तों, ये भारत की वो साइलेंट पावर है, वो एग्रेसिव डिप्लोमेसी है जिसने दुनिया को उनकी ही भाषा में समझा दिया है कि अगर आपको दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती इकोनॉमी के साथ में ट्रेड करना है तो आपको भारत की शर्तों पर चलना होगा। ये कोई राजनयिक मजबूरी नहीं है, बल्कि ग्लोबल मंच पर उभरते हुए नए भारत का वो खौफ और सम्मान है जो बिना आवाज ऊंची किए अपना हर काम करवा लेता है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ? एक देश जो दशकों से चाइना का सबसे बड़ा आर्थिक गुलाम बना हुआ था, उसने अचानक अपनी नीतियां क्यों बदल दी? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि न्यूजीलैंड की इकोनॉमी पूरी तरह से चाइना के एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट थी। चाइना लंबे समय से उनका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। एग्रीकल्चर से लेकर के डेयरी प्रोडक्ट्स तक न्यूजीलैंड का सारा माल चाइनीज बाजारों से ही खपा करता था। लेकिन फिर अचानक वेलिंगटन ने बीजिंग में बैठे ड्रैगन को धोखा देकर के नई दिल्ली को अपना नया रणनीतिक और आर्थिक बॉस क्यों चुन लिया है? आखिर भारत ने न्यूजीलैंड की ऐसी कौन सी दुखती रग दबा दी है, जिसका जवाब दोस्तों आपको भी हैरान करने वाला है। दरअसल दोस्तों, इस पूरे शिफ्ट के पीछे दुनिया भर में चल रही चाइना +1 नाम की नीति सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले अदा कर रही है, जिसने इस वक्त दोस्तों चाइना की सांसें अटका रखी हैं। कोविड-19 महामारी और उसके बाद में चाइना के आक्रामक रवैये से पूरी दुनिया को एक कड़वा सच समझ में आ गया। सबको पता चल चुका था कि चाइना की विस्तारवादी नीतियों, उसकी कर्ज के जाल वाली खौफनाक कूटनीति और उसके बेहद अस्थिर व्यापारिक मिजाज पर आंख मूंद करके भरोसा करना एक सुसाइडल मिशन से कम नहीं है। न्यूजीलैंड सरकार को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि अगर वो जल्द से जल्द चाइना के इकोनॉमिक चंगुल से बाहर नहीं निकलेगी तो एक न एक दिन ड्रैगन उसकी पूरी इकोनॉमी को निगल जाएगा या उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ऐसे नाजुक वक्त में जब 140 करोड़ की आबादी वाला और बहुत तेजी के साथ में ग्रो करता हुआ भारतीय बाजार उन्हें एक लाइफ सेवर जैकेट की तरह नजर आया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक बाजार का नॉर्मल बदलाव नहीं है, ये चाइना के इकोनॉमिक सीने पर किया गया एक बहुत बड़ा कैलकुलेटेड और सीधा वार है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। व्यापार और इकोनॉमी तो सिर्फ एक खूबसूरत कवर है, एक कूटनीतिक दिखावा है। दोस्तों, इस 48 घंटे के दौरे का असली मकसद कुछ और ही है, जिसे बेहद गुप्त रखा जा रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया इसे पूरी तरह से मिस भी कर रहा है। अगर आप दुनिया के मैप को ध्यान से देखेंगे और जियोपॉलिटिकल मैप को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरी स्ट्रेटजी शीशे की तरह साफ नजर आएगी। प्रशांत महासागर का वो पूरा विशाल इलाका जिसे चाइना आज तक अपना पर्सनल बैकयार्ड समझा करता था, वहां अब धीरे धीरे भारत ने अपनी गहरी जड़ें जमानी शुरू कर दी है। ये सच है कि न्यूजीलैंड सैन्य रूप से कोई ग्लोबल सुपर पावर नहीं है, उसके पास में कोई बहुत बड़ी मिलिट्री नहीं है, लेकिन उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल और शानदार है कि वहां से पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के समुद्री रास्तों के ऊपर पैनी नज़र रखी जा सकती है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और प्रधानमंत्री मोदी के महासागर विजन के तहत न्यूजीलैंड अब इस शतरंज का एक बेहद अहम मोहरा बन चुका है और यही वो पॉइंट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि भारत अचानक फिलीपींस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को अपनी सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें क्यों बेच रहा है? तो इसका सीधा सा और स्पष्ट जवाब है कि भारत अब सिर्फ एक इकोनॉमिक प्लेयर या चुपचाप बिजनेस करने वाला देश नहीं रह गया है। भारत अब इस पूरे इंडो पैसिफिक इलाके का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। भारत अब चुपचाप बैठ कर के चाइना को छोटे देशों के ऊपर धौंस जमाने और दक्षिण चीन सागर के अंदर उसकी दादागिरी को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जब भारत व्यापार के बहाने इन देशों के बंदरगाहों और उनकी सुरक्षा प्रणालियों तक अपनी पहुंच बना रहा है, तो असल में वो चाइना को उसी के आंगन में घेरने की तैयारी कर रहा है। जब ऑकलैंड में बंद कमरों के भीतर पीएम मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन बैठेंगे और उनके बीच में समुद्री सुरक्षा, डीप डिफेंस कॉपरेशन और ग्लोबल सप्लाई चेन को चाइना से पूरी तरह से डीकपल करने को लेकर के चर्चा हो रही होगी, तो यकीन मानिए उनकी धमक सीधे
चाइना के सत्ता के गलियारों में सुनाई दे रही होगी। दोस्तों ये कोई साधारण बातचीत नहीं होने वाली है, ये असल में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड ग्रुप का वो साइलेंट और अघोषित एक्सपेंशन है जिसने अब न्यूजीलैंड को भी रणनीतिक तौर पर इस चक्रव्यूह का हिस्सा बना लिया है। दोस्तों चाइना को हर तरफ से घेरने का ये एक ऐसा अभेद्य मास्टर प्लान है जिसे तोड़ पाना अब ड्रैगन के बस की बात नहीं है। दोस्तों चाइना जो प्रशांत महासागर के छोटे छोटे गरीब द्वीपीय देशों को भारी भरकम कर्ज का लालच देकर के वहां चुपचाप अपने नेवल बेस और मिलिट्री आउटपोस्ट बनाने की फिराक में लगा हुआ था, भारत ने न्यूजीलैंड के साथ में ये गहरी पार्टनरशिप करके उसकी उस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पर पानी फेर दिया है। आइए दोस्तों इस पूरे जियोपॉलिटिकल ट्रैप को थोड़ा आर्थिक और तकनीकी नजरिए से भी डिकोड करते हैं। इस 57% टैरिफ फ्री डील का ग्राउंड लेवल के ऊपर असर क्या पड़ने वाला है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड को अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए एक बहुत बड़ा और भरोसेमंद मार्केट जहां वो अपनी हाईटेक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, अपनी वर्ल्ड क्लास कीवी और उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पाद धड़ल्ले से बेच सके। वो उत्पाद जो अब तक वो मजबूरी में सिर्फ चाइना को बेचा करता था और हमेशा चाइना के ब्लैकमेल का शिकार होता था। दूसरी तरफ भारत को इस डील से क्या मिलने वाला है? दोस्तों भारत को मिलेगा एक ऐसा ओपन एक्सेस जिससे हमारे टैलेंटेड आईटी प्रोफेशनल्स के लिए 100 से भी ज़्यादा नए सेक्टर्स के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। हमारे छात्रों के लिए आसान वीज़ा नीतियां बनेगी, उन्हें रोजगार के शानदार विकल्प मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हमारा यूपीआई सिस्टम उसे न्यूजीलैंड तक एक्सपेंड करेगा। ये एक ऐसा जबरदस्त विन विन सिचुएशन है जिसमें व्यापारिक रूप से दोनों का फायदा है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली और मिलिट्री कंट्रोल के मामले में भारत का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। जब हम दुनिया के मौजूदा हालात पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि वेस्टर्न पावर्स पूरी तरह से कंफ्यूज हैं और आपस में ही बुरी तरह से उलझी हुई हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर मिसाइलें चल रही हैं, तेल की कीमतें कभी भी आसमान छू सकती हैं। यूरोप अभी तक रसिया और यूक्रेन के खूनी दलदल से बाहर भी नहीं निकल पाया है। वहीं अमेरिका अपने अंदरूनी चुनाव, घरेलू राजनीति और ईरान के साथ में बढ़ते टेंशन के अंदर पूरी तरह से फंसा हुआ है। इसी ग्लोबल कंफ्यूजन, इसी भारी उथल पुथल का फायदा उठा करके मोदी सरकार ने अपने डिप्लोमेटिक पत्ते बेहद सफाई और शांति से खोल दिए हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर इसे कहते हैं असली मास्टर स्ट्रोक। जब आपका दुश्मन और आपके कॉम्पिटिटर्स दुनिया के दूसरे कोनों के अंदर उलझे हों, तब अपनी चाल ऐसी खामोशी से चलो कि दुनिया को उसकी भनक तक ना लगे। जब आप गेम पूरी तरह से जीत चुके हों। दोस्तों ये 48 घंटे का ऑकलैंड दौरा केवल दो नेताओं के बीच में मिलने, मीडिया के सामने मुस्कुरा करके फोटो खिंचवाने या फिर वहां पर मौजूद 6% प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने का कोई नॉर्मल पीआर इवेंट बिल्कुल नहीं है। ये चाइना के इकलौते एशियन सुपर पावर बनने के घमंड पर लगा वो फुल स्टॉप है जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देने वाली है। दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि भारत की इस आक्रामक कूटनीति, इस साइलेंट मास्टर स्ट्रोक और दुनिया की चाइना +1 नीति से ड्रैगन क्या सच में घुटनों पर आ जाएगा? इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी बात जरूर रखें।